नमस्कार जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जीएस मॉक टेस्ट नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें आपको भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान एवं सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। ये जो सीरीज है पीवाईक्यू प्रश्न आधारित सीरीज है। सभी प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लगातार आप इन सभी विषयों का मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं अच्छे स्कोर के लिए, कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, तो इन मॉक टेस्ट को जरूर करिए और पूरे लगन के साथ करिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं वो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और दोबारा आने की काबिलियत रखते हैं। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और अपने एग्जाम का नाम लिखना है या फिर जीएस मॉक टेस्ट लिखना है, जहां पर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी कि किस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम जीएस मॉक टेस्ट 7 करेंगे और इसका पहला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। बताना है आपको, हड़प्पा सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, चौंदड़ो। चौंदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जहां कोई दुर्ग नहीं मिला है। यह एक औद्योगिक नगर था जहां से मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित पुरुष सूक्त पहली बार निम्नलिखित में से किस अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख करता है। बताइएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित पुरुष सूक्त पहली बार निम्नलिखित में से किस अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 4 वर्णों की उत्पत्ति की। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार एक विराट पुरुष के मुख से, भुजाओं, जांघों और पैरों से क्रमशः इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन जो वर्तमान में 4 वर्ण है ये वो वाले वर्ण नहीं है। जब आप ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो वहां पर आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर आपका वर्ण तय होता है। फिर आप चाहे ब्राह्मण में जन्मे हो या क्षत्रिय जाति में जन्मे हो या वैश्य जाति में जन्मे हो या शूद्र जाति में जन्मे हो, उस नक्षत्र के आधार पर आपके जीवन की कार्यशैली होती है। ऐसा ज्योतिष के अनुसार है और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ही है। जैसे आप देखते हैं क्षत्रिय जाति में या वैश्य जाति में या यादव जाति में या अन्य जातियों में कोई कोई बहुत बड़ा पुजारी पैदा हो जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि नक्षत्र के अनुसार वो ब्राह्मण नक्षत्र का होता है, ब्राह्मण वर्ण का होता है। तो ये वो वाले वर्ण थे कि जन्म से आपकी क्वालिटी क्या है वो डिसाइड होगी कि आप किस कार्य में निपुण हो सकते हैं या आपको कौन सा कार्य ज्यादा अच्छे तरीके से आ सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे जुड़े स्थानों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी। प्रथम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में नहीं दिया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तन में। यूपीपीएससी प्री 2019 का यह प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनका महापरिनिर्वाण मृत्यु मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई है। तो ये सभी से आप परिचित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक नरसंहार का वर्णन, उसके हृदय परिवर्तन का विस्तृत उल्लेख मिलता है। बताइएगा, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक नरसंहार का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख, 13th मेजर रॉक एडिक्ट। अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में जो 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। इस अभिलेख में युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक के हृदय परिवर्तन और धम्म विजय यानी कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाने का उल्लेख है। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करने वाली
प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा किस भाषा में की गई थी? बताइएगा। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा किस भाषा में की गई थी? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, विशुद्ध संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और संधि विग्रहिक हरिसेन ने विशुद्ध संस्कृत में की थी। यह लेख चंपू शैली, गद्य और पद्य का मिश्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन दक्षिण भारत में विशेषकर चोल साम्राज्य में प्रयुक्त शब्दावली उर और महासभा क्या थे? पूछा गया है कि प्राचीन दक्षिण भारत में विशेषकर चोल साम्राज्य में प्रयुक्त शब्दावली उर और महासभा क्या थे? तो ये आपके थे स्थानीय सुशासन या ग्राम सभाओं के प्रकार। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है। चोल प्रशासन अपनी उत्कृष्ट स्थानीय सुशासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उर सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी, जबकि महासभा या सभा ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांवों चतुर्वेदी मंगलम की सभा होती थी। अगला प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र में स्थित प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, जो एकाश्म पत्थर को काटकर बनाया गया है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। यूपीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर तराशा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में सजदा और पैबोस की ईरानी प्रथाएं लागू की और नवरोज का त्योहार मनाना शुरू किया? प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में सजदा और पैबोस की ईरानी प्रथाएं लागू की और नवरोज का त्योहार मनाना शुरू किया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ईरानी यानी कि फारसी राजत्व सिद्धांत को अपनाया। उसने दरबार में घुटनों के बल बैठकर सुल्तान को प्रणाम करना यानी कि सजदा और सुल्तान के पैर चूमना यानी पैबोस अनिवार्य कर दिया। साथ ही फारसी नववर्ष नवरोज मनाना शुरू किया। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण नीति के तहत बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सहना ए मंडी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के रखरखाव के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। प्रत्येक बाजार मंडी का एक प्रमुख अधिकारी होता था जिसे सहना ए मंडी कहा जाता था, जो बाजार में वस्तुओं की कीमतों और व्यापारियों पर सख्त नियंत्रण रखता था। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत जात और सवार पद क्या दर्शाते थे? बताइएगा। मुगल काल में अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत जात और सवार पद क्या दर्शाते थे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जात मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति, वेतन को और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन का मूल आधार थी। जात से अधिकारी की व्यक्तिगत स्थिति, पद और वेतन का निर्धारण होता था। सवार से यह तय होता था कि उस मनसबदार को कितने घुड़सवार सैनिक अपने पास रखने होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल शासक और उनके मकबरों के स्थान का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब दिल्ली। यूपी आरओ 2014 का प्रश्न है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुई थी और उसका मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास खुलदाबाद में स्थित है, ना कि दिल्ली में। बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का आगरा के पास सिकंदरा में और जहांगीर का लाहौर में है। अगला प्रश्न है आपका कि ऐतिहासिक पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में जो लड़ा गया, मराठों और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था जिसने भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया? तो ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध था जो 1761 में लड़ा गया, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों की भयंकर हार हुई, जिससे पूरे भारत पर शासन करने का उनका सपना टूट गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत विशेषकर बंगाल और बिहार में 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक मान लिया गया और सरकार के लिए भू राजस्व की राशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के महाविद्रोह के दौरान फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या में विद्रोह का नेतृत्व किस प्रभावशाली मौलवी ने किया था, जिन्हें अंग्रेजों ने अपना सबसे कट्टर दुश्मन माना था? बताना है आपको 1857 के महाविद्रोह के दौरान फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या में विद्रोह का नेतृत्व किस प्रभावशाली मौलवी ने किया था, जिन्हें अंग्रेजों ने अपना सबसे कट्टर दुश्मन माना था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और अपने सैन्य कौशल से अंग्रेजों को परेशान कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का भारी इनाम रखा था। अगला प्रश्न है आपका कि समाज में ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करने और निचली जातियों, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा राव फूले ने। ज्योतिबा राव फूले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उनका मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अतिशूद्रों को ब्राह्मणों के शोषण से मुक्त करना था। उन्होंने गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने वाला विवादास्पद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा में प्रेस अधिनियम पारित किया था। देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया था, जिसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस एक्ट के बाद 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द कर दिया गया। तो जो ये एक्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में आया और लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में इसको रद्द कर दिया गया। देखिए, लिटन से इसको लागू करना याद रखिएगा, लिटन से लागू, और रिपन से रिटर्न याद रखिएगा, रिपन से रिटर्न। तो रिपन से रिटर्न 1882, लिटन से लागू 1878। क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ऐसी ट्रिक बना के याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 अगस्त 1925 को हुई ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती की योजना मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा बनाई गई थी? बताइएगा। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह आदि द्वारा बनाई गई थी। HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। यूपीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके तहत कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किस ऐतिहासिक मैदान से दिया था? बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किस ऐतिहासिक मैदान से दिया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बंबई ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी, जहां भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया।
यहीं गांधी जी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था। इस मैदान को अब अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। तो हिस्ट्री का टॉपिक आपका अभी कंप्लीट हुआ। अगला जो खंड है आपका वो भूगोल का है, यानी कि ज्योग्राफी का। और इसका प्रश्न है आपका कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल डमरूमध्य का क्या नाम है? बताइएगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल डमरूमध्य यानी चैनल का क्या नाम है? तो इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कार निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप मिनिकाय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और शेष लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी सभी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है जिस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है? तो ये झील है आपकी लोकटक झील। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। यह अपनी तरह की अनूठी झील है। तो जो लोकटक झील है ये मणिपुर राज्य में स्थित है और यह अपनी तरह की अनूठी झील है जहां फुमड़ी तैरते हुए वनस्पति के द्वीप पाए जाते हैं। इस झील पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो संगाई हिरण का प्राकृतिक आवास है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जलवायु के संदर्भ में काल बैसाखी या नार्वेस्टर से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ग्रीष्म ऋतु के अंत में मानसून पूर्व में पश्चिम बंगाल और असम में आने वाले हिंसक तूफान। काल बैसाखी अप्रैल मई के महीने में प्री मानसून सीजन पश्चिम बंगाल और असम में आने वाले तेज आंधी तूफान है। केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है जो आम को पकाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पाई जाने वाली किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है क्योंकि सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, काली मिट्टी। यूपी आरओ 2014 का प्रश्न है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। भीगने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ कर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों के कारण मिट्टी में हवा का संचार आसानी से होता है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, पंजाब और हरियाणा में चावल एक व्यावसायिक फसल है। कारण दिया गया है कि इन राज्यों में चावल का उत्पादन मुख्य रूप से स्थानीय उपभोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री के लिए किया जाता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है। पंजाब और हरियाणा के लोग का मुख्य भोजन गेहूं है, अतः वहां चावल मुख्य रूप से बाजार में बेचने, निर्यात या अन्य राज्यों की आपूर्ति के लिए उगाया जाता है। इसलिए वहां चावल एक निर्वाह फसल ना होकर एक व्यावसायिक फसल है। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना जिला भारत में किस बहुमूल्य खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपके हीरे के लिए। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत में हीरे की खदानों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह बिंद श्रेणी में स्थित है। सोने के लिए कर्नाटक की कोलार और हट्टी खदानें प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पूर्वी तट पर स्थित केंद्रीय कृत्रिम बंदरगाह का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है जो देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख कृत्रिम मानव निर्मित बंदरगाह है। ये भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रसिद्ध साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो अपनी अत्यंत समृद्ध जैव विविधता और सदाबहार वनों के लिए विश्वविख्यात है, किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है केरल में। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है और भारत में जैव विविधता के प्रमुख हॉटस्पॉट में से एक है जहां शेर जैसी पूंछ वाला मकाक पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विशाल बहुउद्देशीय सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसके जल ग्रहण और लाभ क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नर्मदा।
सरदार सरोवर बांध गुजरात के केवड़िया, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश सर्वाधिक जल, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सिंचाई को लाभ मिलता है। मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड आमतौर पर जलकर नष्ट हो जाते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मध्यमंडल। मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपर लगभग 50 से 80 किलोमीटर स्थित होता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अंतरिक्ष में गिरने वाले अधिकांश उल्कापिंड इसी परत में हवा के घर्षण के कारण जलकर राख हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व भूगोल की शब्दावली में चिनुक क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर बहने वाली गर्म और शुष्क हवा। चिनूक उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर नीचे उतरने वाली एक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। इसकी गर्मी से सर्दियों में जमी बर्फ तेजी से पिघल जाती है, इसलिए इसे स्नो ईटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी समुद्री जलधारा का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, हम्बोल्ट या पेरू जलधारा। हम्बोल्ट या पेरू जलधारा प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पेरू और चिली के साथ बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। इसी के कारण आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो और अगुलहास सभी गर्म जलधाराओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मलक्का जल संधि किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है? तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। मलक्का जल संधि मलय प्रायद्वीप मलेशिया और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच में स्थित है। तो जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का जल संधि है, यह मलय प्रायद्वीप मलेशिया का और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच में स्थित है। यह हिंद महासागर, अंडमान सागर को प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है और विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का प्रसिद्ध कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों के क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक विशाल अर्धशुष्क रेतीला क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से बोत्सवाना लगभग 70%, नामीबिया के पूर्वी भाग और दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। यहां बुशमैन जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एंडीज पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बलित पर्वत। एंडीज पर्वतमाला हिमालय की तरह ही नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। इनका निर्माण दो विवर्तनिक प्लेटों, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और नाजका प्लेट के आपस में टकराने के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में ब्राजील का साओ पाउलो शहर और सेंटोस बंदरगाह किस कृषि उत्पाद के उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कॉफी। यूपी आरओ 2017 का प्रश्न है। ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साओ पाउलो दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी मंडी है और सेंटोस को विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र किस बहुमूल्य खनिज के बड़े पैमाने पर खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सोना। कालगुरली और कुलगार्डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित खदानें हैं। ये दोनों क्षेत्र सोने के प्रचुर भंडारों और खनन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की उस प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है जिसमें अधिकांश प्राचीन और अत्यंत पिछड़े समाज रहे हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था कृषि आधारित पिछड़े और अशिक्षित समाजों में पाई जाती है। इसमें अज्ञानता के कारण उच्च जन्म दर होती है और चिकित्सा के अभाव के कारण मृत्यु दर भी उच्च ही होती है। इसलिए कुल जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम या स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है।
इसके बाद क्रमशः चीन 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का स्थान आता है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ है। तो ये ज्योग्राफी का खंड भी आपका पूरा हुआ। अगला जो खंड है हमारा वो है भारत की राजव्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे जिन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने ही अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस पर बाद में प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने विचार किया था। तो जो पहला ड्राफ्ट था संविधान का वो किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था, बेनेगल नरसिंह राव ने। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक समवर्ती सूची है जिसका विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। यहां पर दूसरी सूची राज्य सूची और तीसरी सूची संघ सूची होती है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह आपका आंध्र प्रदेश था। अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगी भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र राज्य का गठन किया गया था। यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था जिसका गठन पोट्टी श्रीरामुलु के 56 दिनों के आमरण, अनशन और मृत्यु के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का हिस्सा है जो अस्पृश्यता, छुआछूत का पूर्णता उन्मूलन करता है। संसद ने इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का मुख्य निष्कर्ष क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला केस है, यूपीपीएससी प्री 2019 में आया था ये। केशवानंद भारती केस 1973 में 13 जजों की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न्यायालय ने कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 40 में आर्टिकल 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति देने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 44 जो है यह आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आपके अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। महाभियोग का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति पदेन रूप से किसका सभापति होता है? तो यह होता है राज्यसभा का सभापति। संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसे उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता, बल्कि उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और अध्यक्षता इसकी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है, किंतु अनुच्छेद 118(4) के अनुसार इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अध्यक्षता कौन करेगा ये 118(4) में वर्णित है। ठीक है, तो ये बेसिक से अंतर है, उनको ध्यान रखिए, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक को
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना अनिवार्य है और इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो यह है आपका संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत, सदन की कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यह की गई है 65 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। वहीं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, जो अनुच्छेद 217 में वर्णित है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपके अनुच्छेद 200 में वर्णित है। अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, उसे रोक सकता है या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है तो उसे आरक्षित करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? तो आपकी जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के कार्य क्षेत्र के लिए 29 विषय शामिल किए गए। 74वें संशोधन नगरपालिका से जुड़ा हुआ है और यहां पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके लिए, और इसमें 18 विषय आरक्षित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है, जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन से। अनुच्छेद 262 संसद के 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच बहने वाली नदियों के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कितनी बार अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? तो सही उत्तर है आपका एक बार भी नहीं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, लेकिन 1991 के गंभीर आर्थिक संकट के बावजूद भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वां संशोधन 2003 के बाद वर्तमान में कुल कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो सही उत्तर है आपका सी, 22 भाषाएं। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं हैं और 92वें संशोधन 2003 द्वारा इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया है। और निकट भविष्य में 2 भाषाएं और इसमें जोड़ी जा सकती हैं, एक तो राजस्थानी हिंदी और दूसरी भोजपुरी, क्योंकि इनको जोड़ने की भी काफी ज्यादा मांग हो रही है, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई है? तो यहां पर इसकी की गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST और अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC से संबंधित है। अन्य सभी वैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को व्यापक बदलावों के कारण मिनी संविधान कहा जाता है, जिसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आपातकाल में पारित 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बदलाव किए थे।
इसी संशोधन प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए और मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद की समितियों में से वह कौन सी सबसे बड़ी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता और उसके सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी केवल लोकसभा से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति पीएससी में 22 सदस्य 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अब बात करेंगे खंड डी की, जहां पर सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को आज रखा गया है। प्रश्न है आपका कि कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है जहां एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है जो कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थल है। यह कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन और उनमें पाए जाने वाले तत्वों के संदर्भ में विटामिन B12 साइनोकोबालामिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? अगर आपको इसका रासायनिक नाम पता है साइनोकोबालामिन, तो इसमें बीच में आ जाता है आपका कोबाला और उसी से आप इसका नाम कोबाल्ट तय कर लेंगे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और इसके केंद्र में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया नामक घातक रक्त अल्पता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलने वाला डेंगू बुखार मानव शरीर में किसकी कमी का कारण बनता है जो रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। डेंगू एक वायरल संक्रमण है। इसके वायरस के प्रभाव से मानव रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से घटने लगती है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आनुवांशिकी के क्षेत्र में 1953 में डीएनए की त्रिआयामी डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय मुख्य रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को। डीएनए की प्रसिद्ध डबल हेलिक्स संरचना की खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने 1953 में। रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे विवर्तन डेटा ने इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए 1962 में वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है और यूरिया का संश्लेषण भी करती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है और यूरिया का संश्लेषण भी करती है? तो यह है यकृत। यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी आंतरिक ग्रंथि है। यह पित्त का स्राव करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है और पित्ताशय में जमा होता है। यह अमोनिया को यूरिया में भी बदलता है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है आपका कि रक्त समूहों के एबीओ सिस्टम में रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, इसकी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ओ विशेष रूप से ओ निगेटिव वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि इनकी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ना तो ए और ना ही बी एंटीजन मौजूद होता है। इसलिए जब यह रक्त किसी दूसरे समूह वाले व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो प्राप्तकर्ता की प्रतिरक्षा प्रणाली इस पर हमला नहीं करती है। समूह ए भी सार्वभौमिक प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाशिकी के सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रूप से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो सही उत्तर है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक, लगभग 2.42 होता है और इसका क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल बहुत कम, लगभग 24.4 डिग्री होता है। जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो उसके विशेष कट फसेट्स के कारण प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे हीरा चमकता है। अगला प्रश्न है आपका कि ध्वनि तरंगों के संदर्भ में एक स्वस्थ मनुष्य के लिए सामान्य श्रव्य आवृत्ति सीमा कितनी होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को ही सुन सकते हैं।
इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अपश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को पराश्रव्य श्रव्य, जिसे चमगादड़ सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खगोल विज्ञान में प्रयुक्त शब्दावली प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? तो सही उत्तर है आपका अंतरिक्ष में दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, समय की नहीं। यह वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में तय करता है, लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। इसका उपयोग तारों और आकाश गंगाओं के बीच की विशाल दूरियों को मापने के लिए होता है। तो प्रकाश वर्ष कौन सी दूरी है? यह वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में तय करता है, लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए मौसम विज्ञानियों द्वारा किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके पारे के स्तर में अचानक गिरावट तूफान के आने का संकेत देती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता और एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भौतिकी के ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, स्थिर रहती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। गिरते समय वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा उसी अनुपात में बढ़ती है, लेकिन दोनों का योग यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है आपका कि चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू के डंक मारने पर त्वचा में तीव्र जलन और दर्द होता है। उनके डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल। चींटी और मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिससे आम भाषा में फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? फॉर्मिक एसिड। इस अम्ल के कारण ही त्वचा में जलन होती है। इसे बेकिंग सोडा क्षार रगड़कर बेअसर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस या हास्य गैस के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग कभी कभी दंत चिकित्सा में हल्के एनेस्थेटिक के रूप में भी होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। इसे सूंघने पर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति को अकारण हंसी आने लगती है और दर्द का एहसास कम हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु पीतल मुख्य रूप से किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो यह है आपका तांबा और जस्ता का। यूपीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। पीतल एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनती है। वहीं कांसा, तांबा और टिन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जल की स्थायी कठोरता को जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर वाशिंग सोडा या धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आमतौर पर वाशिंग सोडा Na2CO3 का उपयोग किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी साइंटिफिक नेम जिसका सोडियम कार्बोनेट है। यह पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें अघुलनशील कार्बोनेट में बदल देता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका नाम महान प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कास्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा कापुस्टिन यार से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यह एक अस्थिर मेमोरी है। बिजली कटते ही इसका डेटा मिट जाता है। रैम कंप्यूटर की प्राइमरी वर्किंग मेमोरी है। यह एक अस्थिर मेमोरी है। इसका अर्थ है इसमें रखा गया डेटा केवल तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर चालू है। पावर कट होते ही इसका सारा डेटा या निर्देश नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विज्ञान के इतिहास में रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज का श्रेय मूल रूप से किसे दिया जाता है?
तो ये दिया जाता है हेनरी बैकरवेल को। रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी बैकरवेल ने यूरेनियम लवण के साथ प्रयोग करते हुए की थी। बाद में मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज करके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीनों को 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि वनस्पति विज्ञान में पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों पत्तियों के तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जाइलम। पौधों में संवहनी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के ऊपरी भागों तक ले जाता है, एक दिशीय प्रवाह में। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, द्विदिशीय प्रवाह। अगला प्रश्न है आपका कि भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई में किस मूल मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, एम्पियर का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। यह 7 मूल एसआई मात्रकों में से एक है। वोल्ट विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का और वाट विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मॉक टेस्ट नंबर 7 था जो आपके स्क्रीन पर था अभी तक, और बहुत अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया। अर्थव्यवस्था की जगह पर आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्नों को समाहित किया गया, जिससे आपकी दूसरे जो टॉपिक हैं उसको भी कंप्लीट करने की, प्रैक्टिस करने की हेल्प हो सके। तो ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। तो अर्थव्यवस्था की जगह पर कभी कभी हम साइंस को रखेंगे, कभी पर्यावरण को रखेंगे, कभी करंट अफेयर्स को भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी लगातार होती रहेगी। निरंतरता बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। सभी प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वो रिपीट भी हो जाते हैं मॉक टेस्ट में। रिपीट हो जाए तो उसको रिवीजन की दृष्टि से देखा करिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और निरंतरता बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको पूरा कंटेंट विधिवत उपलब्ध कराएंगे। ये कंटेंट बहुत ही अच्छा है, सुव्यवस्थित है, और इसकी प्रैक्टिस से आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सुव्यवस्थित हो जाएगी। एग्जाम हॉल में आपको लाभ होगा। तो मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर अपने एग्जाम का नाम लिखिए और हम आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।